हमने पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर एक डेरिवेशन सॉल्व करी थी जो कि चार्ज टू मास रेशियो की थी, और वो कुछ इस तरह थी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन थी जिसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे थे, सामने स्क्रीन के ऊपर वो टकरा रहे थे पॉइंट ओ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था काइनेटिक एनर्जी का कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, वी नॉट इंटू ई के। और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। जबकि जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई थी तो ये बीम डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से यहाँ चली गई थी ओ डैश के ऊपर। उस सूरत में एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ने कौन सी फोर्स करवा दी थी, इसको सर्कुलर मोशन करवा दी थी। तो सर्कुलर मोशन और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बराबर हो गए थे। तो ये कुछ सिचुएशन थी जो हमने कल की क्लास के अंदर देखी थी। अभी भी हमारा टारगेट तो यही कि हमें चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर चार्ज टू मास रेशियो निकाला था, अभी भी हम चार्ज टू मास रेशियो ही निकालेंगे, लेकिन इस बार जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड है, जिसको कहते हैं पार्टिकल सेलेक्टेड मेथड, सेलेक्टर मेथड। कि इसके अंदर पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हम उसको वापसी अपनी जगह पे लाते हैं, और फिर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। इस मेथड के लिए आपको याद होगा लास्ट में मैंने आपको हिंट दी थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैं दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ये चार्ज अपनी जगह पे वापसी चला जाएगा, जो बीम है ना इलेक्ट्रॉन बीम, ये वापसी अपनी जगह पे चली जाएगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आखिरी जो ट्रम्प कार्ड है हमारा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ने मेरी इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करा और ओ से ओ डैश पे ले गई। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और उसी बीम को वापसी ओ डैश से उठा के कहाँ ले गया, ओ पर ले गया। और इस तरह मेरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई। तो मैं इनको बराबर लेकर भी अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन इस कैलकुलेशन में भी चार्ज टू मास रेशियो निकलेगा, और चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला अलग होगा, इसलिए ये अलग मेथड कहलाता है। तो ये मेथड हमने आज डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई अगर हम जो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है, उसी बीम पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू ई क्यू। और अगर मैं एक चार्ज के लिए बात करूं, ये तो बहुत सारे चार्जेस के लिए क्यू है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक प्रोटॉन की बात करूं, तो क्यू जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ई इंटू स्मॉल ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और स्मॉल ई चार्ज के लिए। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि भाई हमने तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई करी हुई उस बीम के ऊपर जो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एफ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है किसके, क्यू वी बी साइन थीटा के। लेकिन क्योंकि साइन 90 है तो साइन 91 के बराबर होता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। और क्यू की जगह हमने ई लिया हुआ है, तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा मेरे पास एफ एम मैग्नेटिक फील्ड बराबर है ई वी बी के। ये मेरे पास पहला फार्मूला आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करें कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दें, तो इन दैट केस एफ एम और एफ ई आपके बराबर हो जाएंगे। एफ एम और एफ ई के बराबर होने का मतलब है कि एफ एम की वैल्यू है ई वी बी और एफ ई की वैल्यू है ई इंटू ई। ई से ई कैंसिल करें, वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी बराबर आ जाएगी ई डिवाइडेड बाय वी के। तो देखिए आपने वेलोसिटी निकाली, और इस वेलोसिटी को हमें रखना है चार्ज टू मास रेशियो वाले फार्मूले में। अब वो फार्मूला क्या है वो हमने पहले ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो एक बार मैं और आपको वो फार्मूला दिखा देता हूँ। वो फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो ये था, ये था चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला
जिसमें वेलोसिटी का मसला था, और ये वेलोसिटी का मसला हमने यहाँ से सॉल्व किया था कि हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, वो उठा के पुट करी थी। लेकिन ये तो पुराना मेथड था ना। नए मेथड में भी मैं यही कर रहा हूँ, चार्ज टू मास रेशो निकाल रहा हूँ, लेकिन अलग क्या है, अलग ये है कि मैं अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ये वाली नहीं रखूँगा जो मैंने यहाँ रखी है। इस पूरे फार्मूले को ऐसे ही एक बार कॉपी करूँगा और वेलोसिटी की वैल्यू जो मैंने वहाँ निकाली है वो पुट करूँगा। तो ज़रा आप देखें, वहाँ पर हम जो डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है वो किसके अंदर पुट करनी है, नाउ जैसा कि हम जानते हैं E अपॉन m किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r इंटू बी के। तो देखो वेलोसिटी की जगह मैं रखूँगा अब ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू बी, नीचे दो आ जाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, E ऊपर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय r इंटू बी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द चार्ज टू मास रेशो, और इस मेथड का नाम है पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है ना वो वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। बस इसके अंदर डिफरेंस ये, वहाँ काइनेटिक एनर्जी की मदद से करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो इसका मैं आसान सा मेथड बता देता हूँ, और वो मेथड कुछ इस तरह है। इसको अपने पास साथ साथ लिख लेना, सॉल्व साथ साथ कर लेना, तो याद रहेगा ज़िंदगी भर। डेरिवेशनल वर्क देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपने कहना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, ई क्यू के। क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे चार्जेस को, हम एक चार्ज की बात करें तो एफ ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ई के। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाए दूसरा काम, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी। एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी किसके, क्यू वी वी साइन थीटा के। आपने कहा थीटा जो है हमने 90 डिग्री लिया है, ठीक है, और साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, और क्यू की जगह हम ई रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर बीम अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बैलेंस है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है ई वी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ई इंटू ई। ई से ई कैंसिल करा, वेलोसिटी आपके पास आ गई किसके बराबर, ई डिवाइडेड बाय बी के। यहाँ तक करके आपने इसे छोड़ दिया। अब जो दूसरा फार्मूला है, अगर आपको वो याद नहीं है तो उसकी भी ट्रिक है। याद नहीं है तो आप कहाँ से स्टार्ट ले लो, आप स्टेप नंबर, ये था आपका स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 में आप यहाँ से स्टार्ट ले लो कि मैग्नेटिक फील्ड को बराबर ले लो सर्कुलर मोशन के, एफ सी के। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला रखो ई वी वी साइन थीटा तो 90 है, और एफ सी का फार्मूला रखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी एक कैंसिल कर दो, इसको चार्ज टू मास रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, एम को नीचे ले आओगे, तो ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी आर। एक्चुअल में यहाँ से वो फार्मूला आया था। यहाँ से अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये वेलोसिटी को जो पुट करना है हम यहाँ से पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय वी और फिर वी आर। तो हमारे पास ई डिवाइडेड बाय एम क्यों नहीं हो रही, सेकंड वाली कौन सी स्क्रीन है, ई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर। ये आपका फाइनल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मिसबा नाज कह रही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। भाई ऐसा क्या हो गया अचानक। जो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो, ई अपन एम की वैल्यू कांस्टेंट है जी, बिल्कुल कांस्टेंट है। चार्ज टू मास रेशियो का जो न्यूमेरिकल है, इसके अंदर जो हमें सबसे पहले समझना है कि पता कैसे चलेगा कि यही न्यूमेरिकल है या इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल है, तो बहुत आसान सी इसकी पकड़ ये है कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लग जाए तो समझ जाइएगा, कोई भी चार्ज हो, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, वो मूव करने लग जाए किस में, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सेलरेट हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो समझ जाइएगा चार्ज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड है
और यही आपका टॉपिक है। 90% तो यही होता है, ठीक है। अब सवाल आपका है जो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 वोल्ट। देखो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले इसने मुझे ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं इस वोल्टेज से। जिस वोल्टेज से उसे मूव करवाते हैं ना, यानी कि जिस वोल्टेज से उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो वोल्टेज होता है वी नॉट। और कितना दिया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 वोल्ट। कहता है इट देन इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो इंटर हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा टॉपिक जो है वो यही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। और इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर माइनस 2। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जिस डायरेक्शन से वो इंटर हुआ है उस डायरेक्शन में उसका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री है विद द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बताएं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा। अब मसला ये आता है कि अगर मैं आपसे कहूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है, तो आपने रेडियस के दो फार्मूले ड्राइव किए थे पिछली क्लास में, याद है आपको। एक फार्मूला वो था जिसके अंदर थीटा इन्वॉल्व नहीं था, और एक फार्मूला वो था जिसमें थीटा इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा गिवन है, यहाँ पर सर तेज कर ली, सर आवाज़ थोड़ी तेज कर ली, बोलना तेज कर दिया, आवाज़ तेज कर ली, समझ में नहीं आया। तो थीटा जो है यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। तो 45 डिग्री थीटा का मतलब ये हुआ हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें थीटा आता है। रेडियस का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें थीटा आता है। तो आप मुझे बताएं वो कौन सा फार्मूला था रेडियस का जिसके अंदर थीटा आ रहा था, किसी को याद है। नहीं यार। हाँ जी, मिसबा नाज ही बताएंगे, वैसे कोई पढ़ना ही है। तो जो फार्मूला था जो हमने रेडियस वाला करा था वो फार्मूला था एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। लेकिन प्रोटॉन की बात करें ना तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, तो ई बी भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रोटॉन के लिए इसे ई लिखा जा सकता है क्यू की जगह। अच्छा, प्रोटॉन की बात करें तो ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है और प्रोटॉन का मास भी कांस्टेंट है। ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर वो आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया आपके साथ। लेकिन अगर उसने नहीं बताया है तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये चेंज नहीं होती, आपने याद करना है। चार्ज की वैल्यू चाहे इलेक्ट्रॉन पे हो चाहे प्रोटॉन पे हो वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जो मास है प्रोटॉन का वो है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ रखूँ ई को, बी को, एम को, साइन थीटा को, तो भी एक मसला मेरे पास वेलोसिटी का है। मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम, तो अब वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए हम एक फार्मूला जो हमने ड्राइव करा था काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि वोल्टेज दिए हुए और वोल्टेज जो है वो इसको मूव करवा रही है, मूव करवा रहा है इस प्रोटॉन को। तो हम वोल्टेज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम वेलोसिटी निकालेंगे। वो फार्मूला ऑल दो के हमने ड्राइव किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं और ड्राइव करवा देता हूँ। वो फार्मूला कुछ इस तरह था कि हम काइनेटिक एनर्जी को बराबर लेते थे किसके, वी नॉट इंटू ई के। और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई। क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टू को और एम को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई, और टू यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एम। आखिर में अगर आपने वेलोसिटी में से स्क्वायर भी हटाना है तो आप रूट ले लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम। अब अगर हम ज़रा एक नज़र चेक करें इस चीज़ को कि हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं या नहीं, तो आप नोटिस करें कि आपको तकरीबन वेलोसिटी निकालने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब गिवन है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी किसके, अंडर रूट टू एज इट इज़
मल्टीप्लाई बाय वी नॉट कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 और डिवाइडेड बाय एम कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। इससे आप सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी और उसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। एक बार वेलोसिटी आ गई तो आपका मसला हल हो गया। क्या मसला हल हो गया कि अब बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियस क्या है, क्योंकि रेडियस के लिए आपको जो मालूम नहीं था वो आपकी वेलोसिटी ही तो थी। तो मास तो मालूम था 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। किलोग्राम का लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों लिख दी, ठीक है। फिर वेलोसिटी जो आपने निकाली है वो यहाँ रख दिएगा और फिर साइन थीटा की जगह 45 डिग्री डिवाइडेड बाय ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 0.3। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें, आपका आंसर चेक करें आ रहा है सही या नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर अगेन सॉल्व और दिया लेट ज्वाइन किया है, ये ऐसा क्यों किया है? देखो हमें जो है डेटा हमने जो बनाया, डेटा के अंदर चलो कोई बात नहीं, डेटा के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि हमें प्रोटॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास प्री डिफाइन होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27। ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब जो है कहता है वोल्टेज दिए हुए, क्योंकि वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्टेज की है, जो उसको एक्सेलरेट करा रहा है, तो वी नॉट आपको दिया हुआ है। फिर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, आगे देखें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी आपको दिया हुआ है 0.3 वेबर। एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। आपसे कह रहे हैं रेडियस कैलकुलेट करो, ठीक है। रेडियस के दो फार्मूले हमने पढ़े थे, एक थीटा के साथ वाला और एक थीटा के बगैर। थीटा के बगैर वाला फार्मूला उस वक्त लगता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर तो थीटा 45 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो साइन थीटा वाला लगेगा। और कल की क्लास में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, तो हमने वो फार्मूला यहाँ पर लगाया, तो पता ये चला हम फंस गए कि हमें वेलोसिटी नहीं पता। देखो मास पता है, ई पता है, बी पता है, साइन का थीटा पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता। तो वेलोसिटी के लिए हमने एक काम और एक्स्ट्रा करा। क्या करा हमने, वही पुरानी डेरिवेशन यूज़ करी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वी नॉट ई के। काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। टू को मल्टीप्लाई में भेज दो, एम को डिवाइड में भेज दो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। इस वेलोसिटी के फार्मूले से सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, सारी चीज़ें आपको गिवन है। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो आप उठा के पुट कर देंगे रेडियस वाले फार्मूले में इन सब चीज़ों को, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब्दुल्ला एहसन ने वेलोसिटी का आंसर दे दिया है, आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। अगला जो आपको न्यूमेरिकल है सेम टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है, हम इस बार गलत आ रहे हैं, सेम टॉपिक से रिलेटेड आपका सवाल है। उसके अंदर आपसे कह रहे हैं टू पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो मेटल प्लेट का आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। दो मेटल प्लेट जो सेपरेट हैं, कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो आपने डेटा के अंदर अपनी पहली एंट्री लिखी कि जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो 0.05 मीटर है। बात एक ही है, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर यानी कि स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है वो कितना है, वो है 220 वोल्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है अचानक से, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दी, और उसकी वजह से हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन बीम जो वहाँ से गुजरी वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम। तो भैया कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद थी और इलेक्ट्रॉन बीम सीधी सीधी गुजर गई।
जबकि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होती है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सीधी सीधी गुजर गई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई। हाँ जी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने ये डेरिवेशन सॉल्व करी है कि अगर एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस सूरत में आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड ही मूव करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो ई क्यू था, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला क्यू वी बी था। क्यू से क्यू कैंसिल कर देते हैं, तो वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ई डिवाइडेड बाय बी के। ये बी डिवाइड में चला जाएगा, फिर आपने वेलोसिटी निकाली। तो वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। डेटा में आप चेक कर सकते हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप ज़रा एक डेरिवेशन याद करें, मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। 1 न्यूटन पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट पर मीटर के। ये प्रूफ करवाया था, याद है? हमने प्रूफ करा था। यहाँ से मैं एक फार्मूला निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला तो एफ अपॉन क्यू होता है, वो नहीं चाहिए, वोल्ट और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम, मीटर के लिए, मीटर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब ई बराबर होता है वी अपॉन डी के। क्या आपको वोल्टेज दिया हुआ है? जी हाँ, वोल्टेज दिया हुआ है। क्या आपको डिस्टेंस दिया हुआ है? डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस फार्मूले से, 220 को डिवाइड करके 0.05 से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है और मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम है। तो दोनों सॉल्व करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है, फिर हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। हैं, क्या समझ नहीं आया मिस बनाज? वापस बताएं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना, जा रही थी सीधी, ठीक है। मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड से ये इधर बेंड हो गई। फिर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से वापसी अनडिफ्लेक्ट हो गई। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए, तो फिर आप कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड वहाँ से मूव कर जाएगी। ये बात समझ में आई? तो अगर ऐसा है कि दोनों बराबर हैं, तो फिर पता है क्या होगा? फिर होगा ये कि एफ ऑफ एम को आपको बराबर लेना होगा एफ ऑफ टी के, और एफ ऑफ एम का मतलब है क्यू वी बी, परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा नहीं ले रहा, और ई इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, वेलोसिटी बराबर हो गई ई डिवाइडेड बाय बी के। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया। इससे पहले वाला, इससे पहले तो कुछ भी नहीं। इससे पहले क्या भाई? सर जी, न्यूटन वाला। अच्छा, ये न्यूटन वाला तो ये है। ये कह रही हो? ये तो मैं फार्मूला ड्राइव करना बता रहा था। हम एक डेरिवेशन पीछे सॉल्व कर चुके हैं। 1 न्यूटन पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट पर मीटर के। ये डेरिवेशन हमने सॉल्व की थी। तो इस डेरिवेशन से मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फार्मूले होते हैं, एक फोर्स अपॉन चार्ज, दूसरा वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट और मीटर यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए वोल्ट अपॉन मीटर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, नया फार्मूला नहीं है। ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ा था, बल्कि मुझे लग रहा है 12 के अंदर पढ़ा था। 12 के अंदर पढ़ा था, वहाँ से ये फार्मूला आया।
ठीक है जी, आंसर आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। आमना नदीम ने आंसर बता दिया है, सामा ने बता दिया है, अब्दुल्ला एहसन ने बता दिया है आंसर। अच्छा जी, अगला जो आपका न्यूमेरिकल है वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन पेपर वगैरह में आ जाता है। इसके अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक है, उस ट्रिक की वजह से मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो डेटा में आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो उसकी लेंथ है, और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है वेटिंग 1.2 ग्राम पर मीटर। अब आप नोटिस करें ग्राम जो है वो यूनिट है मास की, और मीटर जो है वो यूनिट है लेंथ की। तो ग्राम पर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब मास अपॉन लेंथ दी हुई है कितनी 1.2 ग्राम पर मीटर। अब आप देखो इसने हालांकि वेटिंग बोला है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने यूनिट पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि क्या चीज़ दी हुई है। इस प्लेस टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 0.6 वेबर, यानी कि आपको बी दिया हुआ है कितना 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और कहता है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 3.8 ओम पर मीटर। तो रेजिस्टेंस भी इसने आर अपॉन एल में दी हुई है, पर मीटर में दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाए, इसके लिखेंगे हम 3.8 ओम पर मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट तो सिर्फ ओम है ना। आपने अगर पर मीटर दिया तो आपने उसके नीचे लेंथ लगाई है। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। वी जो है वो आपने कैलकुलेट करना है इस तरह कि आपका जो कंडक्टर है वो बैलेंस हो जाए, सेल्फ सपोर्टिंग में चला जाए, खुद ब खुद जो है वो हवा में मुअल्लिक हो जाए। सपोज करो ये मान लो, तो ये तो कैसे हो सकता है कि आपका जो कंडक्टर है वो हवा के अंदर रुक जाए। आपको मालूम है कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा दी होगी, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो ये इसका वेट जो है वो इसको नीचे ला रहा होगा। अगर इसका वेट इसको नीचे ला रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसको किसी तरह ऊपर रखने में कामयाब हो जाए, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी। तो आपका ये जो कंडक्टर है ये सेल्फ सपोर्टिंग में चला जाएगा। जैसे कि आपको याद हो हमने पिछले न्यूमेरिकल में एक करा था 12th चैप्टर के न्यूमेरिकल में, कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है अपने वेट की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर धक्का देगी और ये हवा में मुअल्लिक हो जाएगा। यही इस कंडक्टर के साथ होगा। ठीक है, तो अब कंडक्टर की अगर बात करें, तो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है ना, उस फोर्स का जो फार्मूला है वो कुछ और है। वो हमने चैप्टर नंबर 14 के सेकंड टॉपिक में पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वेट के। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर का फार्मूला है वो है बिल साइन थीटा। साइन थीटा हम यहाँ पे इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि एंगल इसने हमें दिया नहीं, वेट की जगह एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर फील्ड के अंदर जा रहा है तो वो वैसे भी 90 डिग्री से जो होगा वो आपका जो कंडक्टर है उसे रखा जाएगा। साइन थीटा आपका 90 होगा, तो साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। तो आपने साइन लेना ही नहीं है अगर नहीं दिया हुआ, एंगल दिया हुआ हो तो फिर आप ले लेते। तो हमने बिल को एम जी के बराबर ले लिया। बिल कहाँ से आया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली डेरिवेशन से, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वायर को, वायर एक कंडक्टर ही होता है, एक वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज निकालना है, और देखो यहाँ वोल्टेज कहीं है ही नहीं। तो देखो आप क्या करो, यहाँ से आप करंट निकाल लो। करंट किसके बराबर होगा, एम जी डिवाइडेड बाय बी और एल के। फिर आप क्या करना, V इक्वल्स टू आई आर से वोल्टेज निकाल लेना। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको मास थोड़ी गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, आपको रेजिस्टेंस थोड़ी गिवन है, आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो आप ये मास पर यूनिट लेंथ और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर मास। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं कि मास क्या है। ठीक है, मास के लिए आपने क्या करा, जो उसने गिवन किया है आपको मास पर यूनिट लेंथ, वो किसके बराबर है 1.2 किलोग्राम की जगह ग्राम दिया हुआ है, तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये चले जाएगा किलोग्राम पर मीटर में। ठीक है,
लेंथ को दूसरी तरफ भेज देते हैं, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये चले जाएगा किलोग्राम पर मीटर में। अभी लेंथ यही है, ठीक है। अब लेंथ को दूसरी तरफ भेजते हैं क्योंकि मुझे मास चाहिए। मास इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये एज इट इज किलोग्राम पर मीटर। क्या आपको लेंथ मालूम है? अगर लेंथ मालूम है तो आप बड़े आराम से मास निकाल सकते हैं। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। तब आप क्या करें? मास इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह आप रखेंगे 0.05 मीटर, और किलोग्राम पर मीटर एज इट इज। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्चुअल में मास आ गया। कितना आएगा? 0.00006 किलोग्राम। इस मेथड से हम मास को अलग कर सकते हैं लेंथ से, क्योंकि उसने हमें मास पर यूनिट लेंथ दिया था। 1 मीटर लेंथ का जो मास था उसने वो हमें दिया था। हमें तो 0.05 मीटर लेंथ का टुकड़ा दिया गया है, उसका मास कितना होगा तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो मास था ना, ये 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर का मास था, और हमें जो चाहिए था वो 0.05 का चाहिए, तो हमने इस तरह निकाल लिया। अच्छा जी, अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप मास निकालेंगे, इसी तरह आप रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, फॉर रेजिस्टेंस। अब वो मैं आपको नहीं बता रहा किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि आर कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं आर कितना आ रहा है। जैसे कि वो एमसीक्यूज हम जो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर कोई लॉजिक लग रही है तो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी अगर कोई मेमोरी है, याद करने वाली चीज़ है, तो वो आप देख लीजिएगा। देखें, सबसे पहले न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में आपसे कह रहे हैं, अ पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। देखें, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना, वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो फिर सीधा सीधा गुजर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं करे। तो इस स्ट्रेट लाइन इसका आंसर होगा, ठीक है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किस में देखा था हमने? आपको याद है? ट्रांसफार्मर में। और ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं, रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है ये एम्बॉडेड सवाल। तो ट्रांसफार्मर इसका आंसर है। आगे आपसे कहते हैं कि टेस्ला इज इक्वल टू। अच्छा, टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो है टेस्ला। निकोला टेस्ला जो आपका साइंटिस्ट था उसके नाम के ऊपर रखी गई थी। इसकी अगर आपने कोई और यूनिट निकालनी है तो आपने ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ आती है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ पर आती है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ज़रा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालते हैं। क्यू और वी को डिवाइड में भेज दो, तो एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी बराबर हो गया किसके? बी के, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ दूसरी साइड। फोर्स की जगह रख दिया न्यूटन, क्यू की जगह रख दिया कूलम, और वेलोसिटी की जगह रख दिया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बराबर हो गया किसके? टेस्ला के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है? ये करंट के बराबर होता है, और करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो एम्पेयर और मीटर, तो न्यूटन एम्पेयर मीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने ड्राइव भी करवाई थी, ठीक है। सर मंडे को ही नहीं एमसीक्यूज का टेस्ट होगा जो करा रहा हूँ, 14, 15, 16 का। इसके बाद कहता है कि बताइए, इफ़ द स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द ईएमएफ विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ का फार्मूला है मोशनल ईएमएफ का, वो है वीबीएल। जितना ज़्यादा कॉइल मूव करेगा उतना ज़्यादा एसी करंट जनरेट होगा। एसी जनरेटर में हमने पढ़ा था, तो वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। If the conventional current flowing from top to bottom in a wire, then the direction of a magnetic line of induction। देखो, टॉप से बॉटम का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। अपने जो थंब है ना, थंब उसको नीचे की तरफ कर लें और अपनी फिंगर को कर्ल्स करें, चेक करें वो घड़ी की साइड घूम रहे हैं या घड़ी के अपोजिट साइड घूम रहे हैं। और ये फ्लेमिंग का पता नहीं राइट हैंड रूल था या लेफ्ट हैंड रूल था,
अगर लेफ्ट हैंड रूल से आप चेक करें इसे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका आंसर आएगा, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बिजली से जो चीज़ मोशन करती है उसको हम कहते हैं कि वो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आपकी जो मोटर है ना, और आपका जो फ़ैन है, आपका जो ड्रिल मशीन है, आपकी जो ग्राइंडर मशीन है, ये सारी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर दी हुई है, ठीक है। आगे कहता है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल डबल द सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट रिलेशन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, ना सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी। तो आपने डबल करा है तो वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। 8 के अंदर आपसे कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, when an electron moves in a magnetic field with the velocity v, the magnetic force acting on it is perpendicular to। क्रॉस प्रोडक्ट ने हमें समझाया था कि जब भी दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे a क्रॉस b से अगर नया वेक्टर c आएगा तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसी तरह v क्रॉस b अगर आपको याद हो और q आ जाता था तो ये फार्मूला था किसका, फोर्स का। तो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, बोथ v एंड। ये मैंने अभी कराया नहीं है, छोड़ दें। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किसने दी थी, लेंजेस ने। द इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस, लो भाई इतना आसान सवाल। इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से पास होता है तो उसके अराउंड क्या चीज़ बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट के एमसीक्यूज। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लेंजेस लॉ हो गया था। इसके बाद कहता है द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस ऑल ऑफ दीज, सारे जो लॉसेज हैं इनको ख़त्म करने के लिए कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर इज़ यूज इन अ सर्किट कंटेनिंग, ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है और किसी के ऊपर वर्क नहीं करता, ठीक है। और आखिरी सवाल है द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस पे ही आ गया, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज़ थे जो मैंने सॉल्व करा दिए। बाकी के एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह हम 15 और 16 की अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। कोई सवाल वगैरह है तो कर लीजिए, क्लास